नमस्कार। और आज हमारे साथ है श्वेता उपाध्याय जी, जिनकी कविताएं तो पत्रिकाएं में छपती ही हैं, जिनकी कविताएं तो पत्रिकाओं में छपती ही हैं। हमें उनकी अब किताब भी पढ़ने को मिल रही है। उनकी किताब मेरे मन में बसता बसंत मन इस वक्त मेरे हाथ में है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कहानियां लिखी हैं और जिन्हें मैंने पढ़ा, जो मुझे बहुत पसंद आई। और आज हम उनसे उसी बारे में और उनकी जो लेखन की जो उनकी जर्नी रही है, उनका जो सफर रहा है, उस बारे में हम उनसे पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले श्वेता उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से एपिसोड में। धन्यवाद ऋचा। तो सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब मिली, कैसे सोचा आपने कि अब एक किताब लिखी जाए? लिखती तो मैं बहुत पहले से थी, कॉलेज में भी लिखती थी, स्कूल के टाइम से भी मैं लिखती आ रही थी। मुझे लिखना मेरी एक एक आदत सी बन चुकी थी। कविताएं लिखती थी मैं, लेख लिखती थी मैं। और फिर कुछ समय से मैं अपनी ये कहानियां जो है धीरे धीरे डायरीज में लिखती गई। तो जब ये डायरी समय और अनुभवों के साथ लंबी होती गई, तो फिर मुझे लगा कि इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि इन कहानियों को सहेजने का सबसे बेहतर तरीका किताब लिखना होगा। तो बस उसी समय से ये विचार मन में आया। और जब आप डायरीज में किताब कहानियां लिख के रखते हैं और जब उसे आप किताब का रूप देना चाहते हैं, तो दोनों एक अलग अलग दोनों का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो बस जब से वो चीज मन में आई, तो फिर इन डायरी में जो दर्ज थी मेरी कहानियां, धीरे धीरे उनको और पक्का करना शुरू किया। और बस प्रेरणा कहाँ से मिली मुझे खुद भी याद नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से लिखती रही हूँ। तो पता नहीं कि प्रेरणा कहाँ से मिली, बट मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा से लिखती आई हूँ। तो पहली बार आपने कब लिखा था, क्या लिखा था आपने पहली बार मुझे याद है कि मैं क्लास 10th में थी और मैंने एक कोई कविता लिखी थी। उसके बाद कुछ समय बाद एक मेरी कविता जो है उसे स्कूल लेवल पे प्राइज मिला था, जो मैंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे कुछ लिखा था। उस समय कोई राजनीतिक मुद्दा बड़ा सेंसिटिव था, उसको लेकर मैंने लिखा था। तो इस तरह से धीरे धीरे वो स्कूल की पत्रिकाओं में छपती थी और काफी सक्रिय रहती थी मैं। और बस वहीं से ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई अगर आप कहेंगी, तो मुझे ये सोचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं मुझे जब से याद है तब से मैं यही कर रही हूँ। लिखा? तो रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब ऐसे बिजी शेड्यूल रहता है कि आपको घर भी संभालना है, सारी चीजें लिखनी है। तो ऐसे में आपने लिखने के लिए वक्त कैसे निकाला, कैसे लिखना? ऋचा, लिखना ऐसा है कि जब विचार मन में आते हैं तो फिर समय नहीं देख पाती मैं। कभी 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 ऐसा होता है कि मैं सुबह की सैर पे गई होती हूँ और चिड़ियों को देखकर, या उस वक्त बारिश हो रही है, या कोई ऐसी चीज मेरे दिमाग में आ जाएगी, और मैं चलते चलते उस चीज को तुरंत अपने मोबाइल में छोटा सा लिख के सेव कर लेती हूँ। और फिर घर आकर जब भी मेरे पास ज्यादा वक्त होता है तो मैं उसे पक्का रूप देती हूँ। तो जर्नलिंग एक मेरी हैबिट है कि अगर कोई विचार मेरे मन में आया है तो मैं उसे खाली नहीं जाने देती, मैं उसे जरूर कहीं लिख के रखती हूँ, ताकि मैं वहां से उसे पकड़ सकूं जिस जिस जगह पे मैंने उसे छोड़ा था। और अब वक्त हम हर उस चीज के लिए निकालते हैं जिससे हमें प्यार होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, और निकालना ही पड़ता है। और निकालना पड़ता है, तो या तो सुबह जल्दी उठकर लिख लेती हूँ, कभी देर रात तक लिखती हूँ। तो समय मैं निकाल लेती हूँ लिखने के लिए। घर का कैसा आपको सपोर्ट मिलता है लिखने को लेकर के? लोगों को बहुत खुशी होती होगी घर में कि हाँ, आपकी किताब छपी है, लोग पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। घर से बहुत सपोर्ट मिलता है। फ्रेंड्स भी, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो लोग भी मेरे वर्क को लेके बहुत सपोर्टिव हैं। और मेरे हस्बैंड को भी मेरा लिखना बहुत पसंद है। मेरी कविताओं के तो वो सबसे बड़े प्रशंसक हैं।
तो लिखना मेरे लिए एक ऐसी चीज है कि अगर मैं परिवार से की बात करूं तो मेरे परिवार में आ, हर कोई एक अच्छा पाठक है। तो मेरे काम करने से, मेरे लिखने पढ़ने से वो भी बहुत खुश रहते हैं, उनका काफी सपोर्ट रहता है। नाइस नाइस। अच्छा, ये जब मैं किताब पढ़ रही थी तो शुरुआत में आपने लिखा है कि जो कहानियां हैं वो आपने कभी जिंदगी में आपके आते जाते, आपकी जिंदगी का कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का ये हिस्सा रही हैं कहानियां। तो उसके बाद आपने इनको लिखना शुरू किया काफी लंबे वक्त के बाद। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे आप ऑब्जर्व कैसे करती हैं आसपास घट रही चीजों को, आसपास के लोगों को, के बाद में ये कहानी का शक्ल ले लेती है, कहानी का रूप ले लेती है। देखिए ऋचा, जो कवि मन होता है या जो कहानीकार होता है, मेरे हिसाब से वो एक संवेदनशील व्यक्ति होता है। तो ऑब्जर्वेशन की बात जहां तक है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है, बहुत सूक्ष्म रूप से वो जिंदगी को और दुनिया को देखते हैं। और इसी तरह से जब वो इतनी बारीकियों से चीजों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें हर रोज नए अनुभव मिल रहे हैं, उन्हें हर रोज नई कहानियां मिल रही हैं। और जो चीज उन्हें, उनके दिल को छूती है, लिखने वाले के दिल को, उसे वो विषय बनाकर शब्दों में पिरो के आपके सामने कहानी लाकर प्रस्तुत करते हैं। आ, आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी है इस किताब के अंदर बात इस किताब में मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है अनुमानित सत्य। और क्यों? पर क्यों? रुकिए, मेरे सामने किताब है और ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक बेटे और माँ के बीच के बहुत गहरे संबंध को लेकर है कि माँ और बेटे का ताल्लुक कितना गहरा होता है, और कैसे वो अपने बेटे के कैसे किसी माँ की परवरिश और उनके संघर्ष बच्चों की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। तो ये कहानी मेरे जो बहुत प्रिय है। और लास्ट कहानी, अंतिम कहानी, मेरे मन में बसता तुम्हारा मन, वो कहानी मुझे बहुत पसंद है, वो मेरी प्रिय कहानी है। ये दो कहानियां मुझे, वैसे तो मेरी सारी कहानियां मेरी अपनी लिखी हुई हैं तो सारी मेरी प्रिय हैं, लेकिन वो दो कहानियां मुझे बहुत पसंद है। वो तो होता है, मतलब एक एक लेखक के लिए जो भी लिखता है कहानियां हुए कुछ भी हो, बिल्कुल उसके बच्चे की तरह होता है। और आप फिर उससे ये नहीं पूछ सकते कि किस बच्चे से ज्यादा प्यार है, लेकिन हाँ 19 पर 20 का फर्क रहता है कि फर्क कोई रह उसे जाता है। आप कोई कह उसे सकते हैं ऐसा। अच्छा, कोई ऐसा किरदार जो आपने इस कहानी में लिखा जिससे आप इतना कनेक्ट हो गई कि फिर आपको उससे निकलने में, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें किरदार को जीते हैं उसके बाद ही हम उसे लिख पाते हैं। तो कोई ऐसा किरदार रहा जिसे लिखने के बाद उससे अलग होने में आपको प्रॉब्लम हुई? अ, हर किरदार से निकलना मुश्किल होता है ऋचा, क्योंकि जब हम किसी कहानी को लिखते हैं तो हमें किरदार के मन में बैठना पड़ता है, और किसी के मन में बैठना आसान नहीं होता। वो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है कि हम उस किरदार को पूर्णतः महसूस कर सके। और इसमें एक कहानी जो मैंने लिखी है, कहानीकार, और उस कहानीकार जिस कहानी का नाम है, उस कहानी का जो किरदार है, उस क्योंकि वो एक पुरुष है, और उसके भावों को समझकर उस कहानी से बाहर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके जो संघर्ष थे वो मुझे बहुत करीबी लगते थे। तो उस कहानी से निकलने में मुझे थोड़ी उलझन हुई। पर हाँ, हाँ जब आप कहानियां लिखते हैं तो फिर आपको उन कहानी अपने किरदारों से खुद को, अगली कहानी लिखने के लिए आपको उन किरदारों से दूर भी जाना पड़ता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जरूर ये होता है। आपने लिखी हैं ये जो कहानियां बहुत ही रियल कहानियां हैं, मतलब हम अमूमन हमारे आसपास घटती रहती हैं, पर वही बात है कि हर इंसान उन कहानियों को देख नहीं पाता। हमें चाहिए लिखी लिखाई चीज, जब हम पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है अच्छा हाँ ऐसा भी कुछ होता है। वो वाली बात हो गई यहाँ पर।
कि हर जी। इंसान देख नहीं सकता और हर इंसान लिख भी नहीं सकता। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये कि एक एज अ लेखक, एज अ राइटर, एक लेखक अपने पाठकों से क्या अपेक्षाएं रहती हैं? आप अपने पाठकों से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? मैं अपने पाठकों से क्या अपेक्षा रखती हूँ, मुझे लगता है कि बस आ, वो पढ़ें और उन वो किस किरदार के साथ रिलेट कर पाते हैं ये वो मुझे बताएं। मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि इस किताब में कौन सी कहानी, कौन सा किरदार उन्हें अपने जैसा लगा। और अमूमन ये प्रतिक्रियाएं मुझ तक आती हैं कि मुझे फला कहानी का फला किरदार बिल्कुल अपनी तरह लगा, या फला कहानी में आपने जो लिखा था वो तो मेरी जिंदगी से बहुत मिलता जुलता है। पाठकों का काफी स्नेह इस किताब को मिला है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बस मुझे यही अपेक्षा है कि आगे भी इसी तरह के पाठक मुझे मिले। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मेरा ये मानना है कि जब कोई पाठक, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, बतौर पाठक आप भी पढ़े, मैं भी पढ़ी, कुछ भी पढ़े, और जब हम जो लिखा है, जो किरदार है, जो कहानी है, जब हम उससे एक तालमेल हमारा बैठ जाता है, जब हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लेखक से भी कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या जब आप लिख रही थी ये कहानी किताब के लिए, क्योंकि डायरी के लिए लिखना तो वो तो एक फ्रीडम, आजादी रहती है कि हमने चीजें लिखी हमारे हिसाब से, पर जब हम एक किताब में उसको परिवर्तित कर रहे होते हैं, जब उसे एक किताब के रूप में लिख रहे होते हैं, तब चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो जब आप कहानियों को किताब के रूप में लिख रही थी, तब आप, क्या आपके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि पाठक कैसे कनेक्ट करेंगे, या ये सारी चीजें सोच कर आपने लिखा? मतलब किस तरीके से आपकी राइटिंग प्रोसेस रही लिखने की? नहीं ऋचा, ऐसा कुछ नहीं सोचा, सिर्फ ये देखा कि कहानी की संरचना क्या होनी चाहिए, कैसे वो शुरू होगी, क्या उसका मध्य भाग होगा, और कैसे वो एक नया मोड़ लेगी। इससे ज्यादा मैं लिखते समय कुछ नहीं सोचती, क्योंकि कहानी लिखते लिखते कहानी में डूबना पड़ता है। लिखना एक बात होती है और फिर उससे उसकी एडिटिंग एक दूसरा प्रोसेस होता है। तो जब मैं लिखती हूँ तो मैं उस, जिसे आप बोलते हैं, उसके विषय वस्तु को पूरी तरह जान परख कर और भावनात्मक स्तर पे उससे जुड़कर लिखती हूँ। और जब आप किसी काम को भावनात्मक स्तर पर उतर कर करते हैं तो आप बहुत कुछ सोच समझ नहीं पाते। वो काम फिर एडिटिंग के वक्त किया जाता है। लिखते मतलब कह वक्त सकते दिल हैं, खोल कर जो भाव आते हैं वो लिखती हूँ। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो हम दिल से लिखते हैं। जो हम दिल से लिखते हैं तब हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या, आपके क्या प्लान्स है? मतलब एक किताब तो हमारे पास आ गई, मेरे मन में बसता तुम्हारा मन, पर इसके अलावा भी हम तक कुछ पहुंचेगा, हमें कुछ और पढ़ने को मिलेगा? जी। अब इस कहानी के बाद अभी लेखन तो जारी है, लिखती रहती हूँ। और सोच रही हूँ कि अब कविताओं का एक संकलन तैयार है, तो जल्दी उसे भी प्रकाशित करवाऊं। क्योंकि कविताएं, बहुत सी कविताएं हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो जैसे ये कहानियां प्रिय थी, ऐसे वो कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें एक किताब की शक्ल अख्तियार करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात बोल दी। मैं बोलने वाली थी कि कहानियां तो हमने पढ़ ली है, अब कविताओं की बारी है, और आपने वही बात की बोल ही दी आपने। मतलब हमें जल्दी आपकी कविताएं भी पढ़ने को मिलेंगी। जरूर रचा। अच्छा, आप अपनी किताब को किस रूप में देखती हैं, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि आपकी किताब आपके लिए क्या है? मेरी किताब मेरे जीवन का सबसे सुंदर क्रिएशन है। मेरे बच्चों के बाद अगर सबसे सुंदर क्रिएशन की मैं बात करूं, जो मैंने सबसे खूबसूरत चीज क्रिएट की है, वो ये किताब है। वाओ, आपके कितने बच्चे? दो। दो बच्चे हैं मेरे। वाओ। तो बच्चों का कैसा रिएक्शन रहा आपकी किताब पर? मतलब बेटी तो बहुत खुश थी, उसे तो शुरू से बहुत अच्छा लगा। और बेटे को भी अच्छा लगता है। उसे लोगों को ये बताने में अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी राइटर हैं। और
बेटी जो है वो ध्यान से कहानियां पढ़कर समझना चाहती है कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों लिखा, और उस पे काफी चर्चा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, परिवार में कोई आपका ऐसा क्रिटिक है कि जैसे आप लिखने के बाद आप उन्हें दिखाते हो कि आप पढ़िए और फिर हमें बताइए कि आपको कैसी लगी, या जैसे किसी होता है ना कि किसी जैसे मेरे घर में मेरी बहन है, मैं कुछ भी लिख के उसे दिखाऊं वो कभी खुश नहीं होती है तो उसी को दिखाती हूँ। पर ये भी चीज है कि जब वो खुश नहीं होती है तो फिर हम उसे इम्प्रूव करती हूँ, और जब इम्प्रूव करती हूँ तो उसको तो तब भी नहीं पसंद आता, लेकिन दूसरों को पसंद आ जाता है, तो पता चल जाता है कि चीजें इम्प्रूव हुई हैं। तो ऐसा एक क्रिटिक हम सबकी लाइफ में होता है, तो आपकी लाइफ में ऐसा क्रिटिक का रोल किसने प्ले किया है? मैं अपने लिखे हुए को लेकर बड़ी पजेसिव रहती हूँ। तो मैंने जो लिखा है मैं उसे लिखने के बाद कई बार खुद पढ़ती हूँ, फिर हम्म। खुद उसे समझती हूँ, और बहुत कम मैं उसे किसी और को दिखाती हूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आप जिस विषय वस्तु को चुनते हैं लिखने के लिए, उस पे आपके विचार और आप जिसे दिखा रहे हैं उनके विचार बहुत अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। उसमें आप एडिटिंग के फॉर्म में किसी और को दिखाना कि आप देखिए मैंने कोई गलती, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमने लिखा है, जिस विषय को हमने चुना है, वो सही है कि नहीं, ये मैं किसी से नहीं पूछती। ये भी सही है। बट जैसे कहते हैं ना, हमारी हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा दोस्त या कोई ना कोई ऐसा होता है जो अक्सर हमारी इन सब चीजों में मदद करता है। शायद मेरे पास नहीं है। आप खुद ही काफी हैं। क्योंकि आप अच्छा, अपना देखिए। अच्छा लगा ये सुनकर कि आप ऐसा कह रही हैं, पर शायद मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो मेरी इतनी कहानियां कविताएं पढ़कर मुझे बताए कि हाँ ये सही है। तो शायद इसलिए वो काम मैं खुद ही अपने लिए करती हूँ। तभी तो मैंने कहा कि आप खुद ही काफी है। कहते हैं ना कि एक औरत के पास बहुत शक्ति होती है, सब कुछ कर सकती है। तो ये जो इसमें एक कहानी थी, कितना लंबा साथ, कितना लंबा साथ, जी। ये शायद दूसरी कहानी थी या तीसरी कहानी थी। तो जी। इसे मैं पढ़ रही थी और इसको मैंने पढ़ना शुरू किया और ये खत्म हो गई, मुझे पता भी नहीं चला कि ये खत्म हो गई। जब ये खत्म हो गई तो मुझे लगा अरे ये खत्म हो गई। तो बड़ी जेन्युइन सी कहानी मुझे लगी। सिंपल सी कहानी बट जी। बड़ी जेन्युइन सी। और ऐसा होता है, अमूमन होता है, और मैंने अपने आसपास होते हुए देखा भी है। तो मैं जानना, जैसे कि हर कहानी के ना लिखने के भी पीछे की एक कहानी होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस कहानी के लिखने के पीछे आपकी क्या कहानी हुई, आपने क्या देखा, अब कब कह देखा? रही हैं ये किताब मैंने भी साथ रखी हुई है, कितना लंबा साथ। कितना जो लंबा? कितना लंबा साथ, इस कहानी को मैंने, काफी छोटी कहानी है ये, बहुत छोटी कहानी। और मैं बहुत सरप्राइज छोटी हुई सी कहानी इससे। है। मुझे लगा कि कि ये हाँ जी, इसमें अंतिम लाइन आप खोलकर पढ़ेंगे कि स्त्री को आजमाइश के दौर से ले जाने का रास्ता एक ही है, खुद को आर्थिक संकट से जूझता दिखाना। हाँ। अर्थ के अभाव में उपजता साथ ही सच्चा प्रेम है। तो ये चीज हमारे आसपास नजर आती है कि जब आप बात करते हैं लड़कियों से, बहुत सी, जब उन्हें वो एक विवाह के लिए वो तैयार होती हैं, मन बनाती हैं, तो उसमें सबसे पहली जो उनकी वो होती है कि शर्त होती है कि जिस इंसान से वो शादी करें वो अच्छा कमाता हो, उसके पास आर्थिक रूप से कोई तंगी ना हो। हम्म। और कई बार कोई एक बहुत खूबसूरत रिश्ता भी वो इसीलिए छोड़ देती हैं क्योंकि वो महसूस करती हैं कि जिस साथी को वो चुन रही हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। तो बिल्कुल। वहां एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या अर्थ के अभाव में प्रेम नहीं उपजेगा। और ये एक चीज है जो मुझे बहुत कचोटती है कि अगर प्रेम है तो फिर उसमें ये आर्थिक समीकरण क्यों आ रहा है।
तो इसीलिए मैंने उस कहानी को छोटे से रूप में लिखा, और मुझे भी वो बात बड़ी कचोटती थी, इसलिए मैंने उस विषय को चुना। अग्री अग्री करती हूँ मैं आपकी इस बात से। पेरेंट्स भी यही देखते हैं कि मतलब कि लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी बेटी को दूसरे घर भेज रहे होते हैं। कहीं ना कहीं ये जेन्युइन सी चीज है। और अगर लड़कों के पर्सपेक्टिव से देखें तो जिस तरह से आपने कहानी को लिखा है, मुझे बड़ा मजा आया। पता है आपको, ये कहानी पढ़ के मुझे लगा, यार ये बहुत सही चीज हो गई। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, मैंने देखा है लड़कियों को टेस्ट लेते हुए लड़कों का इसी तरीके से या किसी और अलग तरीके से, जिस कहानी में जैसे बात हुई है सारी चीजें। बट मैंने बड़ा कम देखा है जब लड़के लड़कियों को आजमाते हैं, लड़के एडजस्ट करते हैं कि चल भाई ये नहीं है तो ये सही। बड़ा कम देखा है मैंने। तो मैं जब पढ़ी ना, मुझे अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैं तो मुझे लगा मजा आ गया ये पढ़ के। आखिर कब तक वो ये करेंगे? मतलब उनकी भी एक लिमिट है। जब वो बार बार, अगर कोई लड़का ये महसूस करता है कि उसकी भावनाओं को दरकिनार कर कोई सिर्फ उसके आर्थिक पक्ष को देख रहा है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त उस लड़के के लिए भी सचेत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदगी या विवाह सिर्फ आर्थिक समीकरण नहीं है। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि ये आपने अपनी बात है, जिंदगी जी ली है, मैंने देख लिया अपनी जिंदगी जी है। मेरा है। और अनुभव यही कहता है कि पहले आप आर्थिक समीकरण देखते हैं, और जब आपको वो मिल जाता है तो फिर आप खुशियों की तलाश में निकलने लगते हैं। तो आपको अगर प्रेम और साथ और खुशियां ही चाहिए थी, तो आपको उसके अंदर समर्पण का भाव भी होना चाहिए था, जो अक्सर आजकल हम देखते हैं कि लोगों में नहीं होता। नहीं होता, बहुत कम होता और है। अगर आपको इतना अंधा कर रहा है, तो फिर आप उसका चुनाव करते हैं, और उसे चुनने के बाद फिर आप प्रेम खोजते हैं बिल्कुल। कि अब तो सब कुछ है जीवन में लेकिन प्रेम नहीं है। तो ये भी तो आपका ही चुनाव था। अग्री। ऐसी आजमाइश लड़कों को करनी चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों पक्षों को करनी चाहिए आजमाइश दोनों की। पक्ष। मतलब अगर लड़कियां आर्थिक स्थिति देखती हैं लड़कों की, तो लड़कों को भी देखना चाहिए कि उन्हें इन रिटर्न क्या मिलता है। बड़ी म्यूचुअल सी चीज है। अगर हम बात करते हैं, अगर मतलब हम बात करते हैं बराबरी की, हम कहते हैं लड़का और लड़की दोनों बराबर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़का और लड़की दोनों बराबर है तो फिर हर चीज में बराबरी करें। मैंने कई बिल्कुल जगह मैंने पढ़ा है कि जैसे इफ यू आर अ जेंटलमैन देन यू विल पे द बिल। तो मतलब मैंने कई जगह पढ़ा कि अगर आप एक जेंटलमैन है आप पे करेंगे बिल। अगर आप जेंटलमैन है तो आप कार का दरवाजा पुल करेंगे किसी भी लड़की के लिए। ये सारे जेंटलमैन की क्वालिटी है। मैंने कभी जी। किसी जेंटल वुमेन वाली क्वालिटीज में मुझे अभी तक पढ़ने में नहीं आई कि अगर आप एक जेंटल वुमेन है तो अगला बिल आप पे करेंगे, ना कि आप पे करवाएंगी। दरवाजे का मतलब गाड़ी के बिल्कुल, दरवाजे अगर कोई आपके लिए 4 बार खोल रहा है तो एक बार आप भी खोल सकती हैं आप भी दरवाजा। खोल सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ये गलत तो नहीं हो। सोशल कंडीशनिंग है, जो बता जिसने ये कुछ पैरामीटर्स सेट कर दिए कि मैन ये करेगा, वुमन ये नहीं करेगी। लेकिन अगर आप देखें तो एक स्वस्थ रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। बराबरी बिल्कुल। उसे ही कहते हैं। और ये बराबरी होनी भी चाहिए। अगर जी जरूर। जैसे महिलाओं को लेकर के जो हम एजेंडा उठाते हैं, लोग उठाते हैं, तो जब बराबरी की बात होती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पर फिर बराबरी की भी बात हर होनी जगह, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा क्या होता है कि अपने आप लोग अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो उसको तो फिर डुअल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं ना हम। हाँ, डुअल स्टैंडर्ड्स। और वही तो देखने को डुअल मिलता है। स्टैंडर्ड्स के साथ आप कैसे चलेंगे और कब तक चलेंगे? कब तक चलेंगे, बिल्कुल। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि जो लोग लिखना चाहते हैं, जो अभी अभी कह सकते हैं जिन्हें अभी अभी लिखने का शौक हुआ है या चढ़ा है, जो लिखते हैं कविताएं ही सही, मतलब जिन्होंने भी लिखना शुरू किया है, उनके लिए आप
आपके पास कोई मैसेज या उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कोई ऐसी बात जो आपने अपने लिखने के टाइम सीखी जो आप उन्हें बताना चाहेंगी? ऋचा, बस मैं यही कहूंगी, लिखना पसंद है तो लिखते रहो। और वो तुम्हें इतना पसंद होना चाहिए कि उसके सिवा कुछ और अच्छा ना लगे। जब तक वो इतना पसंद नहीं होगा तब तक तब तक वो बात नहीं आएगी उसमें। दिल से बिल्कुल। लिखें और अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहें, अपनी कमियों को पहचानें, देखें कि आपने जो लिखा है वो और किस तरह से बेहतर हो सकता है। मेरे हिसाब से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब आप अपने लिए कोई काम कर रहे हैं तो ये देखें कि आप उसे खुद कैसे और इससे बेहतर कर सकते हैं। लिखते एग्जैक्टली। रहें, वैलिडेशन पे ना जाएं कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई आपको एक्नॉलेज करेगा तभी आप लिखेंगे। अगर कोई नहीं कर रहा है, जैसे हम देखते हैं पोस्ट पे लाइक्स के लिए लोग सोचते हैं कि अरे सिर्फ 2 लाइक्स आए, 3 लाइक्स आए, तो उन सारी चीजों पे ना जाते हुए बस जिस काम को वो कर रहे हैं उसे अपने मन से करें, उतना काफी है। आजकल लोगों की चीज अच्छी है नहीं, वो लाइक्स डिसाइड करते हैं। ऐसा थॉट लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर इस पे ज्यादा लाइक है यानी ये चीज अच्छी है, इस पे कम लाइक है यानी कुछ ठीक नहीं है। ऐसी और चीजों से बाहर जी, निकले, क्योंकि आजकल की उसके पीछे आपकी आवाज कट रही। मैं ये कह रही कि आजकल की जनरेशन में ये चीज बहुत आ गई है कि वो लाइक से जज करते हैं कि चीज अच्छी होगी या खराब होगी। आपका वही तो वैलिडेशन है। अगर हाँ हम वही। उस वैलिडेशन के पीछे जाते हैं तो हम अपने काम को छोड़कर वैलिडेशन पे फोकस कर रहे होते हैं। तो अगर हमारा काम लिखना है तो हमें लिखना है, बस वैलिडेशन के लिए नहीं जाना है। बिल्कुल। तो अब चलते चलते, ये जो मेरा ये जो क्वेश्चन है ये मेरा पेट क्वेश्चन है। मतलब मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं, जिनसे भी बात की है, मैंने हमेशा सबसे ये सवाल किया है। ये और मुझे लगता है मैं ऐसे करती रहूंगी क्योंकि मुझे हर बार बड़े अच्छे अच्छे जवाब मिलते हैं। तो मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि अगर आपके पास हो एक मैजिक वॉन्ड, एक जादुई छड़ी, और आप उससे कोई एक ख्वाहिश, कोई एक चीज आप उससे ले सकते हो, मांग सकते हो, तो फिर वो कौन सी? अगर मेरे पास कोई मैजिक बैंड होता तो शायद मैं टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाती और इस बुक को और पहले रिलीज करती। बहुत बहुत बहुत। मुझे हमेशा हर बार बड़े अलग अलग जवाब मिलते हैं और आपका जवाब भी बिल्कुल अलग है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सिमिलर जवाब मिले हो इस सवाल के। ओके, ये मेरा कलेक्शन अलग चल रहा है। इस सवालों के मुझे चलिए हमेशा अच्छा है। अलग अलग जवाब मिलते आप हैं। सारे जवाब कंपाइल करते जाइए अब। क्या पता कि जो ये भी एक किताब बन जाए। सवाल एक जवाब अनेक। जी जरूर। तो श्वेता जी, बहुत 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 मजा आया मुझे आपकी किताब पढ़ के भी और आपसे बात करके भी बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपने हमें इतना वक्त दिया, हमसे जुड़ी और हमें काफी कुछ आपके बारे में, किताब के बारे में जानने को मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपकी कविताओं की बुक बहुत जल्दी मिलेगी और हम उसे भी पढ़ेंगे, उतने ही इंजॉय करेंगे जितना हम आपकी कहानियों को इंजॉय करें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।